गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में जो है प्रकृतिवाद के बारे में बता रहे थे, प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है और प्रकृतिवाद किस प्रकार के शिक्षा पर वो जो है अपना विशेष बल देता है। प्रकृतिवादी रूसों ने क्या अपनी विचारधारा को उस शिक्षा के माध्यम से व्यक्त किया है, उसके बारे में हमने आपको बताया। अभी उस जो है रूसों के अनुसार जो है शिक्षण विधि के बारे में जो है बताएंगे, या हैक्सले के अनुसार जो है पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया गया है। मैंने अगले पाठ्यक्रम के बारे में बताया था कि रूसों का क्या विचार था पाठ्यक्रम को लेकर, कैसे तैयार किया गया था। लेकिन आज हम प्रकृतिवाद में हैक्सले के अनुसार जो है पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। किसके प्रकृतिवाद में? प्रकृतिवाद में हैक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम तो हैक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। हैक्सले ने अपने अनुसार जो है प्रकृतिवाद में कैसा विश्वास रखता है कि प्रकृतिवाद में जो है किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे छात्रों में उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार से हैक्सले जो है अपने अनुसार पाठ्यक्रम को जो है बताया है। तो इसमें प्रकृतिवादी होते हुए भी हैक्सले के विचार अन्य प्रकृतिवादियों से अलग है। उन्होंने पाठ्यक्रम में विज्ञान और साहित्य दोनों विषयों को लेने की सलाह दी है। देखिए हैक्सले ने क्या कहा। हैक्सले का कहने का तात्पर्य ये है कि वह प्रकृतिवादी होते हुए भी अन्य प्रकृतिवादियों से उनका जो है विचार क्या है, अलग है। उन्होंने पाठ्यक्रम को अपने नज़र में रखते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान और साहित्य को भी इसमें शामिल किया जाए। इस प्रकार से जो है उन्होंने पाठ्यक्रम में अपना जो है विचार को व्यक्त किया है। मतलब कहने का मतलब किसको? साहित्य और विज्ञान को। पहला क्या है? साहित्य और दूसरा हमारा क्या है? विज्ञान। तो इसमें क्या है कि इन दोनों पर उन्होंने क्या किया है, हैक्सले ने अपना विचार रखा है कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में अन्य प्रकृतिवादियों से अलग होकर उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में हमको जो है साहित्य और विज्ञान को भी विशेष बल देना चाहिए। इससे छात्रों में कुछ जानकारियां अतिरिक्त होंगी जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपना जो है विचार व्यक्त किया है। अन्य प्रकृतिवादी वैज्ञानिक विषयों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वह साहित्यिक एवं कलात्मक विषयों की अवहेलना करते हैं। कहने का मतलब और केवल हैक्सले इसके अपवाद में हैं। जैसे कि अन्य जो है जो अन्य प्रकृतिवादी विचारधारा है वो क्या करते हैं कि अन्य विषयों में जो है अपना मत देते हैं, लेकिन इसमें अपवाद में वो प्रकृतिवादी कौन माने जाते हैं? हैक्सले। हैक्सले ही एक ऐसे हैं जो कि विषय के बारे में सोचते हैं कि उनको भी मतलब प्रकृतिवादी विचारधारा में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया शिक्षा को लेकर कि हमको किस जो है सिलेबस से यानी किस पाठ्यक्रम पर शिक्षा देना है, उसमें सिर्फ हैक्सले ही एक ऐसे प्रकृतिवादी विचारधारा है उनका कि वो विषय के बारे में जो है सोचते हैं और विषय के बारे में अपने ज्ञान को देते हैं कि हमें अपने पाठ्यक्रम में साहित्य विषय को भी रखना चाहिए, विज्ञान विषय को भी रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे में जो है सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार से रूसों के पाठ्यक्रम में पुस्तकीय शिक्षा का विरोध भी उपयुक्त नहीं है। यह ठीक है कि इस अवस्था में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, लेकिन शाब्दिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को इस अवस्था में देना अनुचित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि रूसो जिस प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है कि पुस्तकीय ज्ञान से शिक्षा देना बच्चों में जो है दबावपूर्ण होता है, उसी प्रकार से जो है हमारे
हेक्सले महोदय का जो विचारधारा है उनमें उनके कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जैसे कि वो शाब्दिक ज्ञान को नहीं मानते हैं, बल्कि जो है जो ज्ञान होना चाहिए ज्ञान कैसा होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। मतलब कि करके सीखने का जो है अनुभव, जो रूसो ने कहा कि बच्चों में स्व अनुभव की क्षमता होनी चाहिए, क्रियाशील होनी चाहिए, देखकर सीखने की कला उनके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रकृतवादी विचारधारा में जो है विषयों को, पाठ्यक्रम को तैयार किया गया। लेकिन वहीं हेक्सले जो है विषय के बारे में भी बल देते हैं, विषय के बारे में भी सोचते हैं। उनका कहना है कि विषय पर विशेष बल न देकर बल्कि एक साहित्य और विज्ञान को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा तो बच्चे थोड़े से जो है क्रियाशील और हो जाएंगे। इससे उनका जो है सर्वांगीण विकास और जो है बहुत तेज़ी से होने लगेगा। इस प्रकार से जो है हेक्सले ने अपने विचार को प्रकट किया है। यह ठीक है कि इस अवस्था में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो। कहने का मतलब इस अवस्था में, मतलब ये बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशील प्रधान मतलब प्रधानता किसको दी जाती है, कर्म पर दी जाती है। बच्चा करके सीखने पर जो है बल दिया जाता है कि बच्चा स्वयं उस कार्य को करें जिससे कि उसका अनुभव जो है अधिक से अधिक बढ़ सके। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि रूसो का जो विचार है कि यह क्रिया प्रधानशील जो है पाठ्यक्रम है। उसके बाद भी शाब्दिक ज्ञान बच्चों की ये अवस्था में अनुचित नहीं है। मतलब बाल्यावस्था में शाब्दिक ज्ञान देना क्या है, अनुचित नहीं है या उचित नहीं है, जिससे कि उनके जो है मानसिक और शारीरिक विकास पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े और वह सर्वांगीण विकास में पीछे रह जाए। इस प्रकार से रूसो ने कहा कि उन्हें सिर्फ क्रियाशील ही बनाना चाहिए, शाब्दिक ज्ञान से उन्हें जोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो है हेक्सले रूसो का कहना है। लेकिन हेक्सले का कहना क्या है कि उन्हें विषय से भी जोड़ना चाहिए। नैतिक चरित्र के विषयों की भी इसमें उपेक्षा की गई है। पाठ्यक्रम के इन दोषों के कारण संभवतः यह है कि प्रकृतवादी शिक्षा के उद्देश्य अधिक स्पष्ट नहीं है। फिर भी इनकी पाठ्यक्रम योजना में कुछ विशेष बातें हैं तथा बालक के विकास को उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात कही गई है। ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देना, वह उसके अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात कही गई है। तो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता है। इसमें क्या है, क्रियाशील जो प्रधान है उसकी मुख्य विशेषता कही गई है। नैतिक चरित्र की भी बात इसमें कही गई है। पाठ्यक्रम पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कैसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, लेकिन ये है कि नैतिक और चारित्रिक विषयों का भी जो है थोड़ा सा समावेश इसमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है बच्चों में जो अवस्था के अनुसार, उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार ही उनको जो है शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए जिससे कि बालक अपनी रुचि के अनुसार उसमें कुछ सीखने की क्षमता को, अपनी क्षमता को बढ़ा सके। अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, किसी भी विषय में उसकी रुचि होगी, तभी वह जो है उसको सीख सकता है, उसमें क्रियाशील हो सकता है। अगर उसे रुचि के अनुसार अगर नहीं है तो वह जो है उसमें सीखने में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। इसलिए रूसो ने कहा या हेक्सले ने भी कहा इस चीज़ को कि जो हमारा पाठ्यक्रम होगा वो क्षमता और योग्यता के अनुसार होगा और उसमें रुचि बच्चा ले सकेगा, तभी हम उसे उस प्रकार की शिक्षा देंगे। अगर उसकी रुचि इसमें नहीं होगी तो हम उसे शिक्षा इस प्रकार से नहीं दे सकते। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाठ्यक्रम को जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया, जो बच्चों के विकास के लिए बेहतर तथा हितकर है। कहने का मतलब ये है कि रूसो हेक्सले का भी कहना है कि इस प्रकार से इन्होंने पाठ्यक्रम को तैयार किया है कि जो जीवन की रोज़मर्रा से भी संबंधित हो। मतलब कि जो बच्चे डेली जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसको जो है हेक्सले ने इस पाठ्यक्रम में जो है रखा हुआ है, इस पाठ्यक्रम में तैयार किया कि जीवन के जो रोज़मर्रा का कार्य है वो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा, उसको भी उसमें जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे का विकास अधिक होगा और यह बच्चों के लिए हितकर होगा और बेहतर भी
होगा। इस प्रकार से हैक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम को बताया गया है। तो जो है प्रकृतवादियों के अनुसार प्रकृतवाद में हैक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से जो है तैयार किया गया है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए। अब हम देखेंगे कि प्रकृतवाद में शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधियों के बारे में जो है हम आपसे बतलाएंगे, किस प्रकार से प्रकृतवाद की शिक्षण विधि बनाई गई है, किस आधार पर उनको जो है शिक्षा देने की बात कही गई है। तो वो है हमारा प्रकृतवाद और शिक्षण विधियाँ, मतलब प्रकृतवाद और शिक्षण विधियाँ के बारे में बात करेंगे हम। प्रकृतवाद व शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, तो इनके बारे में बात करेंगे कि प्रकृतवाद में शिक्षण विधि किस प्रकार से थी। तो सबसे पहले, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रूसो ने प्रकृतवादी शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और रूसो ने ऐसे वातावरण पर बल दिया है कि जहाँ छात्र अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा जो है सीख सकें। कहने का मतलब ये है कि आप पहले से ही देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम में सीधे पाठ्यक्रम में रूसो का कहना है कि वह पुस्तकीय ज्ञान का क्या किया है, विरोध किया है। वह ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता है जिसमें बच्चा स्वयं अपने अनुभव के अनुसार क्रियाशील होकर सीख सकें। इस प्रकार से वह वातावरण तैयार करता है और किसी भी प्रकार से अगर उन्हें जो है प्रेशर दिया जाए, ठेस किया जाए, मतलब प्रेशर देकर या बल देकर पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, बंद कमरे में पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, तो उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए रूसो ने कहा कि एक ऐसा वातावरण हम तैयार करेंगे जिसमें बच्चा स्वयं क्रियाशील होगा और करके सीखने पर उन्होंने बल देने की बात कही है। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में जो है अपने विचार को व्यक्त किया है। प्रकृतवादी रूसो ने इसी प्रकार से जो है शिक्षण विधि को अपनाया है। तो अनुभव द्वारा सीख सके, इसके अनुसार प्रकृतवादी शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसके अनुसार शिक्षण विधियाँ जो है निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं और वहीं निम्नलिखित शिक्षण विधियों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे शिक्षण विधि थे जिस पर रूसो ने अपने जो है विचार को व्यक्त किया और अपने पाठ्यक्रम में उस शिक्षण विधि को लागू भी किया है, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो हम उस शिक्षण विधि के बारे में अब आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, शिक्षण विधियाँ लिख लेते हैं, इसके अनुसार हम एक एक करके आपको बताएंगे। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। अब इसके नीचे एक एक करके हम बताएंगे। स्व अनुभवों द्वारा करके सीखना या स्व अनुभवों द्वारा सीखना, प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखना। प्रत्यक्ष पहला है हमारा प्रत्यक्ष अनुभवों, प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखना। दूसरा है स्व अनुभव द्वारा सीखना या क्रिया विधि द्वारा सीखना। क्रिया विधि द्वारा सीखना, क्रिया विधि द्वारा सीखना। तीसरा हमारा है करके सीखना, करके सीखना, करके सीखना। और चौथा जो है बालक की स्वतंत्रता। चौथा हमारा बालक की स्वतंत्रता, बालक की स्वतंत्रता, बालक की स्वतंत्रता। और पांचवा है हमारा खेल विधि द्वारा
सीखना। पांचवा हमारा क्या है? खेल विधि द्वारा सीखना। खेल विधि द्वारा सीखना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने हमारे प्रकृतवादी रूसों ने इस प्रकार से शिक्षण विधि को तैयार किया था। इसी आधार पर और जो है छात्रों को शिक्षा देने की बात कही थी। सिलेबस में यही शिक्षण विधियों का पालन किया जाता था। पहला है कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखना, और दूसरा हमारा है क्रिया विधि द्वारा सीखना, और तीसरा है करके सीखना, चौथा हमारा है बालक की स्वतंत्रता होनी चाहिए इसमें, और पांचवा हमारा क्या है? खेल के द्वारा सीखना। तो इस प्रकार से प्रकृतवादी रूसों ने जो है अपना शिक्षण विधि तैयार किया था। इन शिक्षण विधियों के बारे में एक एक शिक्षण विधि के बारे में जो है हम आपको व्याख्या सहित बता रहे हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखना। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी छात्र या किसी बालक के सामने कर रहा होता है, तो छात्र का जो ध्यान होता है वह ध्यान केंद्रित करके उस को जो है देखता है, उस कार्य को देखता है, तो उसमें क्या करता है कि वो अपने अनुभवों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसे सीखने की पूरी कोशिश बालक करता है। इस प्रकार से ऐसे कार्य को उनके सामने रखा जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, जिससे कि बालक उसे देखकर अनुभव करके अपने जीवन में उसे सीख सके। इस प्रकार से उन्होंने पहले शिक्षण विधि को तैयार किया था। दूसरा है क्रिया विधि द्वारा सीखना। देखो, क्रिया विधि द्वारा सीखना मतलब जैसे कोई कार्य है उसको कह दिया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है किसी बालक को कार्य करने को कहा जाए, तो वह क्या करता है कि बालक उसमें स्वयं क्रियाशील होकर जो है सीखना शुरू कर देता है। उसे नहीं आता तब भी उसमें कार्य करना जब शुरू करता है, तो धीरे धीरे उस क्रिया के अनुसार जो है कार्य करने के अनुसार उसे अनुभव होने लगता है और उसे सीखना आने लगता है, उस कार्य में उसकी रुचि होने लगती है। इस प्रकार से उन्होंने क्रिया विधि द्वारा करके सीखने की बात कही है। अब आता है करके सीखना। किसी कार्य को स्वयं करना चाहिए, किसी कार्य को स्वयं करके सीखना चाहिए। मतलब जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे उसमें हमारी स्वयं का निर्णय होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे लिए सीखना आसान होता है। बार बार हमको उस करके सीखने में कठिनाई तो होगी, लेकिन जब हम इस करना आ जाएगा किसी कार्य को, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने तीसरा पाठ्यक्रम तैयार किया था। चौथा पाठ्यक्रम है बालक की स्वतंत्रता। तो उन्होंने चौथे पाठ्यक्रम में सबसे पहले ये कहा कि बालक की स्वतंत्रता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कार्य को अगर उन्हें सौंपा जाता है या किसी क्रिया के माध्यम से करने को कहा जाता है, तो इस प्रकार से बालक की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे स्वतंत्रता नहीं है तब वह किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाएगा, उसमें विफलता पाई जाएगी। इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में चौथवा जो है पाठ्यक्रम जो शिक्षण विधि बनाई वो हमारा है स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर आता है खेल द्वारा सीखना। खेल के माध्यम से सीखना, जैसे कोई बालक है, बालकों की समूह होनी चाहिए, जो है बच्चों का समूह होता है। बच्चों के समूह में क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ वह क्रिया विधि करते हैं, कुछ ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें कुछ न कुछ उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों को समूह में रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा खेल के माध्यम से जो है कुछ न कुछ सीख सके और उसकी ज्ञान की भी वृद्धि हो सके। इस प्रकार से जो है रूसों ने अपने शिक्षण विधि में इस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया था। ये हमारी शिक्षण विधियाँ हैं। इसी विधियों के माध्यम से जो है प्रकृतवादी जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के बारे में जो है बतलाया है और कहा है कि अगर इस प्रकार से अगर हम शिक्षण विधि रखते हैं तो बालक जो है बहुत ही मतलब विकास करेगा और वो साथ साथ उनके अंदर किसी प्रकार की झिझक नहीं होगी, आंतरिक गुणों का साथ साथ उसके विकास होगा। तो इस प्रकार से जो है रूसों के अनुसार शिक्षण विधि को तैयार किया गया है। आगे जो है इसमें जैसे आप देख लीजिए कि अभी हम कोई चीज़ को देखते हैं, हमें कुछ करने नहीं, मोबाइल चलाने नहीं आता। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें कि मुझे मोबाइल चलाने नहीं आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब किसी उसको हाथ में लेते हैं
तब अनुभव करने लगते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से चालू होगा, कहाँ बंद होगा, कैसे इसमें नंबर डाल के जाए। तो इस प्रकार से हम सीखना शुरू करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे डीपली सीखना शुरू करते हैं। तो पूरे अंत तक जब सीख लेते हैं तो हमें पूरा ज्ञान हो जाता है कि मोबाइल को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे नंबर को डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से करके सीखने पर बल दिया जाता है। आगे जो है हम आपको प्रकृतवाद एवं अध्यापक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृतवादी जो है अध्यापक का विरोधी है, फिर भी हम थोड़ा सा प्रकृतवादी और अध्यापक के बारे में बात करेंगे कि प्रकृतवाद में अध्यापक का क्या अस्तित्व, क्या महत्व है जीवन में, इसके बारे में आपको जो है हम बताएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रकृतवादी और अध्यापक के बारे में बात करेंगे। प्रकृतवाद एवं अध्यापक। प्रकृतवाद एवं अध्यापक के बारे में जो है बात करेंगे। तो प्रकृतवाद एवं अध्यापक क्या है, इसमें देखो जैसा कि हमने देखा है कि पूर्व अनुभव हम लोग पूर्व अध्ययन कर चुके हैं कि उसमें जो है प्रकृतवाद में बालक का स्थान क्या है, सर्वप्रथम है। बालक का स्थान कैसा है, सर्वप्रथम है। और शिक्षक का स्थान क्या है, गौड़ है। मतलब इसमें सर्वोपरि जो है जिसको महत्व दिया गया है, बालकों को महत्व दिया गया है, शिक्षक का कोई महत्व इसमें नहीं है। इस प्रकार से हमने पूर्व अध्ययन जो है प्रकृतवादी विचारधाराओं में हमने पढ़ा है, या इस प्रकार से हमने देखा भी है, अध्ययन किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि प्रकृतवाद के अनुसार अध्यापक का कार्य पढ़ाना, सिखाना या सूचना देना नहीं, उसका कार्य है आदर्शों की व्याख्या करना नहीं, उसे छात्र के जीवन को मोड़ने का भी अधिकार नहीं। वस्तुतः उसका कार्य तो केवल यह है कि वह बालक के स्वतः विकास में सहायक हो, उसका बालक के विकास में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। सीधे से कह रहा है जो है बालक के जीवन में अध्यापक का स्थान कुछ भी नहीं है। सीधे विचारधारा से यह निकल कर आ रहा है, प्रकृतवादी विचारधारा से, कि उसके जो है पढ़ाना, सिखाना या सूचना देना नहीं, आदर्शों पर चलना, व्याख्या देना अपितु ये गलत है। उनके जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना यह गलत है। उनका कार्य बस इतना ही है, किसका, अध्यापक का कार्य इतना है कि बालक के जीवन में जैसे वो जो जिस विकास पर चल रहे हों या जिस क्षेत्र में वो कर रहे हों, सिर्फ उसमें सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार से वह कुछ कर सकते हैं, बाकी अपने अनुसार जो है उन्हें शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से जो है अध्यापक का स्थान है। बालक का स्थान क्या है, बालक का स्थान सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम है। और जो है शिक्षक का स्थान क्या है, गौड़ है। शिक्षक का स्थान क्या है, गौड़ है। इस कहने का मतलब यह है कि अध्यापक प्रकृतवाद में कुछ भी नहीं है और ना ही उसका कोई स्थान है। बस इतना कर सकता है कि बालक के विकास में थोड़ा सा अपना विशेष योगदान दे सकता है, उसे बता सकता है। बाकी ना आदर्शों पर चलने के लिए नहीं, सिखाना, पढ़ाना, लिखाना ये सब कुछ भी जो है शिक्षक का कार्य नहीं। बच्चा स्वयं इसमें क्रियाशील होगा, खुद करेगा, खुद सीखेगा। इस प्रकार से जो है रूसों का विचारधारा है। सामान्यतः रूप से प्रकृतवाद का यह विश्वास है कि बालक की शिक्षा में अध्यापक का जितना ही कम हस्तक्षेप होगा उतना ही अच्छा होगा। सीधे से प्रकृतवादी कह रहा है कि जितना जो है बालक के सीखने, पढ़ने, लिखने में शिक्षा का हस्तक्षेप जितना ही कम होगा उतना ही बालक के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। उतना ही बालक जो है
सीखने में क्रियाशील होगा। अगर जहाँ शिक्षक का हस्तक्षेप होगा वहाँ बालक कुछ भी करने की क्रियाशील नहीं हो पाएगा और ना ही उसका जो है विकास हो पाएगा। इस प्रकार से जो है विचारधारा है उसका कार्य बालक के नैसर्गिक क्षमताओं के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन कर देना मात्र है। नैसर्गिक मतलब ऐसे वातावरण को तैयार, शिक्षक का कार्य है कि ऐसे वातावरण को तैयार रखे जिसमें बालक खुद करने की क्षमता अपने अंदर रखे और उससे क्या होगा कि बालक स्वयं क्रियाशील होगा। अब अगर इससे अधिक अगर शिक्षक उसके लिए सोचता है तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा या छात्र क्रियाशील नहीं हो पाएगा। बस शिक्षक का यही कार्य है कि वो सिर्फ अच्छे से अच्छा वातावरण तैयार करे जिसमें बालक स्वयं क्रियाशील हो सके। इस प्रकार से जो है उतना बता। उदाहरण एक जैसे माली उदाहरण अगर हम ले लें कि एक माली बगीचे में यह देखता रहता है कि पौधे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है या नहीं, उसी प्रकार शिक्षक भी वातावरण की उपयुक्तता पर दृष्टि रखता है। किंतु जिस प्रकार माली पौधे के विकास की गति को अवरुद्ध नहीं करता है, उसी प्रकार से शिक्षक को भी बालक के स्वतः विकास की गति को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। सीधे से एक उदाहरण जैसे वो देता है एक बगीचा होता है, उसमें क्या होता है, माली क्या करता है, पौधा लगाता है और पौधा लगाने के बाद वो ऐसा वातावरण तैयार करता है, ऐसा खाद मिट्टी पानी देता है कि पौधे के विकास में किसी प्रकार के अवरुद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार से शिक्षक का भी वहाँ पे ऐसा ही स्थान है कि वह सिर्फ एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें बालक स्वतः विकास करे और किसी प्रकार से उसमें जो है अवरुद्ध ना आ सके, उसकी देखभाल करे। इस प्रकार से शिक्षक का स्थान प्रकृतवादी विचारधाराओं में रखा गया है। जैसे कि बगीचे में माली जो है पौधे का देखभाल करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है छात्र का जो है उस वातावरण में देखभाल कर सकता है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार से प्रकृतवादी विचारधारा में जो है बातों को बताया गया है। तो प्रकृतवादी के अनुसार निरक्षर अध्यापक का मुख्य कार्य है। अध्यापक पर्दे के पीछे ही रहता है, सामने नहीं आता। उसका कार्य सामने आकर छात्रों को रास्ता दिखाना नहीं और न कुछ सिखाना बताना ही है। कहने का मतलब ये है कि छात्र क्या करता है कि शिक्षक का जो कार्य है वो क्या होता है, वो पर्दे के पीछे होता है और पर्दे के सामने क्या होते हैं, छात्र होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से जो मतलब शिक्षक हैं उनका सिर्फ कार्य यह है कि वह अध्यापक जो क्या करेंगे, वो पर्दे के पीछे ही रहता है और सामने नहीं आता। उसका कार्य सामने आकर छात्रों को क्या है, विकास को रास्ता दिखाना नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि पर्दे के पीछे ही रहकर उसे सब कुछ करना है, सामने आकर विकास के रास्ता को दिखाना नहीं। अपितु उनके लिए सिर्फ ये होना चाहिए कि न कुछ सिखाना है, नहीं कुछ उन्हें बताना है, सिर्फ पर्दे के पीछे खड़े होकर उन्हें सिर्फ देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा कहाँ क्या करने वाला है, उसके किस अनुभव पर जो है कार्य कर रहा है। उस प्रकार से शिक्षक का कार्य क्या है, सिर्फ निरीक्षण का कार्य है। वो पर्दे के पीछे खड़ा होकर सिर्फ क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, ना कि शिक्षक जो दिशा निर्देश देगा और न ही कोई हस्तक्षेप करेगा, ना ही सिखाना है, नहीं पढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है। शिक्षक को सिर्फ निरीक्षण करना है कि छात्र क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या बोल रहा है, खुद क्या करने वाला है। इस पर उनका सिर्फ निरीक्षण होना चाहिए, नहीं किसी प्रकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा। किंतु फिर भी माली की बात उसे सदा अपने बालक रूपी पौधे की ही चिंता रहती है। मतलब कहने का मतलब शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, वह माली रूपी, जैसे माली को पौधे की चिंता रहती है कि मेरा पौधा विकास कर रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, फल फूल रहा है कि नहीं, हरा भरा है कि नहीं, उसी प्रकार शिक्षक का भी मत होता है। उसी प्रकार शिक्षक को भी देखा गया है कि वो बालक के मतलब बालक का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो है बालक के भांति उसे पौधे रूपी मतलब चिंता रहता है। जैसे पौधे की चिंता माली को रहता है, उसी प्रकार शिक्षक को या अध्यापक को भी चिंता अपने बालक की या अपने छात्रा की रहता है। इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण जो है रूसो ने दिया है प्रकृतवादी में।
अध्यापक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। उसे छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। अध्यापकों को अपने बालकों के स्तर पर रखना चाहिए ताकि बालक उससे भयभीत न हो और बालकों के साथ खेलने, चलने, दौड़ने में उसे लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। अध्यापक को हंसमुख होना चाहिए और बालक के साथ रहने का अभ्यास होना चाहिए। वस्तुतः जहाँ तक संभव हो सके उसे कक्षा में कम बोलना चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद में अध्यापक का स्थान गौरवपूर्ण नहीं है, वह एक बाधा के रूप में एवं अनिवार्य अभद्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक के अंदर कुछ ऐसे प्रकृतिवादी विचारधारा जो है निकल कर आ रहा है, उनके विचार से ये भी निकल कर आ रहा है कि शिक्षक को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षक के अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो नैतिकता की गुण हो। बच्चों के साथ हंसना, बोलना, चलना फिरना ये उनके लज्जा के समान नहीं होना चाहिए। वो उन्हें ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि अध्यापक को बालकों के स्तर बालकों के स्तर पर ही उन्हें अपने रखना चाहिए। जैसे शिक्षक है तो वो शिक्षक के स्तर पर नहीं बल्कि अपने के वह बालक के स्तर पर समझे, बालक के स्तर पर उसको जो है रखे। इस प्रकार से जो है उन्होंने शिक्षक के स्थान को जो है बताया है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है संक्षेप में कि शिक्षक का जो स्थान है वो कुछ भी नहीं है, वो अभद्रता अस्वीकार किया जा रहा है। बाकी जो भी है सर्वोपरि है। आपने जैसा प्रकृतिवाद में अध्यापक के स्थान को जाने और हमने बताया भी कि अध्यापक का क्या स्थान है, गौड़ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ है कि निरीक्षण करना, बालकों के सहज क्रियाओं पर विशेष ध्यान देना। इस प्रकार से जो है उन्होंने स्थान को बताया है। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमारा है प्रकृतिवाद तथा अनुशासन के बारे में बात करेंगे कि प्रकृतिवाद का अनुशासन कैसा है। प्रकृतिवाद व अनुशासन के बारे में बात करेंगे कि प्रकृतिवाद का अनुशासन कैसा था। प्रकृतिवाद कहता है कि किसी कक्षा में यदि पूर्ण शांति और छात्र अपनी स्वाभाविक क्रियाशीलता का दमन किए हुए बैठे हैं तो यह अनुशासन का लक्षण नहीं है। कहा जाता है कि प्रकृतिवाद कहता है कि किसी विद्यार्थी के व्यवहार का आधार उसकी सहज प्रवृत्तियां हैं। इस प्रकार से अपनी सहज प्रवृत्तियों के कारण बालक जिस प्रकार का अनुशासन सीखता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृति परिणामों के द्वारा अनुशासन की स्थापना का समर्थन किया है और उसका कहना है कि बालक को अपनी क्रियाओं का फल अवश्यमेव भोगना है। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने पर अपने आप परिणामों के द्वारा दंड देती है। इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना की गई है। प्रकृति का निर्णय सदा उचित नहीं कहा जा सकता। कभी कभी प्रकृति छोटे से अपराध के लिए भी बड़ा दंड दे जाती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी बालक जीवन से भी हाथ धो सकता है। इसलिए प्राकृतिक परिणाम के द्वारा अनुशासन अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रकृतिवाद विभिन्न क्रियाओं में बच्चे के वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में विश्वास रखता है। इस प्रकार दर्शन में विद्यार्थियों के स्वायत्त शासन का भी समर्थन किया है क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि प्रकृतिवादी में जो अनुशासन है, जैसे रूसो का जो विचारधारा है निकल कर आया है सामने। जैसे कोई कक्षा में बालक शांत वातावरण है, वहाँ बालक अपने क्रियाओं को या जो है मूल प्रवृत्तियों को जो है दमन करके बैठा हुआ है। इस प्रकार से अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जिसमें अपनी सहज क्रियाओं का या मूल प्रवृत्तियों का जो है पूरा जो है जो देख सके या कर सके, उसको अनुभव कर सके, इस प्रकार से अनुशासन होनी चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि बच्चा को खुद किसी भी गलती या किसी भी
अपराध का दंड स्वयं प्रकृति देगा, इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि बालक जो कर रहा है उसे करने दो, उसका परिणाम जो भी निकल कर आएगा सामने उसका दंड वह स्वयं भोगेगा और किसी को भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि ऐसा कभी कभी होता है कि बालक छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड उसे मिलता है, जिसे अपनी जान से या अपने जीवन भी खोना पड़ जाता है। इस प्रकार से परिणाम प्रकृतिवादी के अनुशासन को भी थोड़ा सा विरोध में लिया गया है, इसका विरोध भी किया गया है। जैसे कोई बालक है, अब छत पर चढ़ रहा है, छत पर चढ़ने के बाद किसी बारजे पर खड़ा हो रहा छोटा बच्चा, नहीं जानता कि मुझे नीचे गिर जाना है। तो जब बच्चा, छोटा सा बच्चा नीचे गिरेगा तो उससे क्या होगा, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। बच्चा तो नहीं जानता है ना, लेकिन इसका अनुशासन क्या, प्रकृति ने क्या किया, उसके साथ नाइंसाफ़ी किया, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं है कि हम जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरने के बाद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अस्तित्व हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से प्रकृतिवादियों का विरोध भी किया गया है। तो जो है आगे है, देखेंगे कि प्रकृतिवाद के शैक्षिक प्रभाव क्या है। आधुनिक प्रकृतिवाद को अनेक प्रकार से प्रभावित किया गया है। यहाँ पर प्रकृतिवाद के प्रमुख शैक्षिक प्रभावों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे पहला है क्या, पहले में है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा का नारा सम्मान हो चुका है। वर्तमान में बालक शिक्षा के लिए नहीं समझा जाता, वरन शिक्षा बालक के लिए समझी जाती है। जैसे फिर आता है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद ने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट जो है कराया। आज सार्वभौमिक शिक्षा जो है उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जाती है। इस तरह से उन्होंने कई सारी चीज़ों को प्रभावशीलता के रूप में व्यक्त किया है। तो आज के लिए हम जो है यहाँ पे प्रकृतिवादी को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत।